हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी। आज के सेशन में मैं आपके कोर्स के फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर रही हूँ और वो है तुर्क आक्रमण और सल्तनतकालीन इतिहास को जानने के स्रोत। सोर्सेज ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री अप टू 1526 AD। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको तुर्क आक्रमण और दिल्ली सल्तनत का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था और साथ में सिलेबस को भी डिस्कस किया था। आज मैं सल्तनतकालीन स्रोतों के वर्गीकरण को सबसे पहले स्पष्ट करूंगी और उसके बाद फिर अपनी वीडियोस में मैं जो उस दौर के जो विद्वान हैं उनका ऐतिहासिक विवरण, विदेशी यात्री जो उस दौर में आए थे उनका ऐतिहासिक विवरण, उसके बाद स्वदेशी साहित्य और उसके बाद पुरातात्विक स्रोतों आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले मैं जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत है उनका वर्गीकरण आपके सामने स्पष्ट कर देती हूँ। ये स्क्रीन पर है। जो स्रोत होते हैं इतिहास को जानने के, किसी भी दौर के, मध्यकालीन भारत के इतिहास को भी जानने के भी, वो उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। साहित्यिक स्रोतों को भी तीन कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले समकालीन, जो यानी सल्तनत काल के और तुर्क आक्रमणों के समय के जो विद्वान थे उनका लेखन कार्य। ये मुख्य रूप से अरबी, फारसी और तुर्की भाषा में हुआ, लेकिन जब सल्तनत काल की स्थापना के बाद, तुर्की शासन की स्थापना के बाद भारत में मुख्य रूप से ये फारसी भाषा में इतिहास लेखन ज़्यादातर होता है। उसके बाद जो उस दौर में जो विदेशी यात्री आए थे उनका जो वृत्तांत है, हिस्टोरिकल अकाउंट्स, ये जो विदेशी यात्री हैं ये ज़्यादातर इनमें से दक्षिण भारत में दिखाई देते हैं। फिर जो उस काल का जो स्वदेशी साहित्य है वो, जिसमें संस्कृत में रचनाएं हैं और उसके अलावा जो देशी भाषाएं हैं और जो हिंदी भाषा जिस रूप में उस काल में थी, तो ये वो इस काल के इतिहास को जानने में वो भी सहायक होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की अब हम बात करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में अभिलेख है। अभिलेख इस दौर में अगर हम बात करें मध्यकाल में या मुस्लिम शासन में बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जो पूर्व मध्यकाल है, राजपूत काल, उसके अभिलेख जो बहुत महत्वपूर्ण है उस काल के इतिहास को जानने में। उसके बाद स्मारक हैं। अगर हम मध्यकाल के या मुस्लिम शासन के स्मारकों की बात करते हैं, मॉन्यूमेंट्स की, तो उनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं, मकबरे, किले और महल। इसके बाद आते हैं सिक्के, मुद्राएं। सिक्के हर काल के इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण साधन है साहित्यिक स्रोतों के बाद। तो ये इस काल के सिक्के। तो साहित्यिक स्रोतों से हम स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में सबसे पहले हम इस काल में मुस्लिम विद्वानों की ऐतिहासिक रचनाओं को डिस्कस करेंगे। वो मुस्लिम विद्वान जो तुर्क आक्रमणकारियों के समय से भारत में आए और सल्तनत काल में भी दिखाई देते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत में इतिहास लेखन का सही मायने में आरंभ मध्यकाल में मुस्लिम विद्वानों द्वारा हुआ। इतिहास लेखन का मतलब है घटनाओं का क्रमबद्ध, तिथिबद्ध और व्यवस्थित लेखन। प्राचीन भारत की बात करें तो उस काल के साहित्य से हमें प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री मिल जाती है, उसकी कमी नहीं है, लेकिन तिथिबद्ध, व्यवस्थित या क्रमबद्ध जो घटनाओं का वर्णन है वो नहीं मिलता। इस दृष्टि से कल्हड़ की कृति राजतरंगिणी ही एकमात्र कृति दिखाई देती है जिसे हम इतिहास लेखन की कैटेगरी में रख सकते हैं, जिसमें कश्मीर के जो शासकों का जो इतिहास है उसका क्रमबद्ध वर्णन है। एक और बात मैं आपसे साझा करना चाहूँगी कि जो मुस्लिम शासक थे जो मध्यकाल के, तो वो भारत में और भारत के बाहर भी अपने दरबारों में ये इतिहास लेखकों, कवियों और डायरी लिखने वालों को, डायरी मतलब रोजनामचा लिखने वालों को नियुक्त करते थे। तो ये लोग उन शासकों के क्रियाकलापों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से लिखते थे। तो इस काल में हम देखते हैं कि भारत में भी इस तरह के बहुत सारे इतिहास लेखक, विद्वान सुल्तानों के दरबार में थे। बहुत सारे जो मुस्लिम प्रोफेशनल जो हिस्टोरियंस हैं, पेशेवर इतिहासकार और स्कॉलर्स हमको दिखाई देते हैं दिल्ली सल्तनत में, और इन लोगों ने भावी पीढ़ी के लिए, हम लोगों के लिए, इस काल के इतिहास को जानने के लिए विपुल साहित्यिक भंडार छोड़ा है, एक विशाल साहित्यिक भंडार छोड़ा है इतिहास लेखन के रूप में। तो अब हम सल्तनत काल का जो इतिहास लेखन है उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले उसकी विशेषताएं। अब मैं सल्तनत कालीन इतिहास लेखन की जो विशेषताएं हैं, जो खासियत हैं और जो कमियां हैं, तो वो उनको आपके साथ साझा कर रही हूँ।
मध्यकाल में जो मुस्लिम विद्वान थे तो उन्होंने इस्लामी जगत जिसमें सल्तनत काल भी इंक्लूड होता है भारत का, तो उस पर उसके वंशानुगत या सामान्य इतिहासों पर बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारी पुस्तकों की रचना की। और जो कवि थे तो उन्होंने मसनवी बनाई। मसनवी का मतलब है पद्य शैली की रचना। मुस्लिम इतिहासकारों का हम देखते हैं कि जो आरंभिक लेखन है वो अरबी भाषा में है। अरबी भाषा में इसलिए क्योंकि ये कुरान शरीफ की भाषा थी और अरब की उच्च कुल की भी भाषा थी जहाँ इस्लाम का जन्म हुआ, तो इसलिए अरबी भाषा से शुरुआत दिखाई देती है। लेकिन भारत में जब तुर्की शासन की यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है तो ज़्यादातर जो लेखन है वो फारसी भाषा में हुआ। जो भी रचनाएं हैं वो फारसी भाषा में दिखाई देती हैं। हालांकि कुछ रचनाएं सल्तनत काल में अरबी और तुर्की भाषा में भी लिखी गई। सल्तनत काल के जो इतिहासकार थे वो ज़्यादातर सुल्तानों के दरबारों से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने दरबारों की घटनाक्रम, उनकी सुल्तानों की प्रशासनिक और सैन्य क्षेत्र में जो उपलब्धियां थी तो उन्हीं के विषय में लिखा। खासतौर से जो भारत में सुल्तानों के काफिरों यानी हिंदुओं के खिलाफ जो सैन्य अभियान थे तो उनकी उन्होंने बहुत तारीफ की और उनका काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। तो एक तरह से इन जो विद्वान थे, ये मुस्लिम विद्वान, इनका लेखन इस्लाम धर्म से प्रेरित दिखाई देता है, पक्षपातपूर्ण दिखाई देता है। एक और जो कमी दिखाई देती है कि ये एक पक्षी वर्णन दिखाई देता है, यानी कि सुल्तानों की उपलब्धियों का, उनकी साम्राज्य विस्तार, उनकी प्रशासनिक क्षेत्र में उपलब्धियों का, राजनीतिक उपलब्धियों का, दरबारों का वर्णन तो है, लेकिन भारत की सामाजिक और आर्थिक दशा का अभाव दिखाई देता है उनके वर्णन में, या फिर वो इनडायरेक्टली आए हैं। अब मैं इस काल की विद्वानों और उनकी रचनाओं के विषय में क्रम से डिस्कस कर रही हूँ। समकालीन मुस्लिम विद्वानों द्वारा लिखे ऐतिहासिक विवरण में पहला महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विवरण है चाचनामा। ये मध्यकालीन भारत का अभी तक का खोज किया गया सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत है और इसका लेखक अज्ञात है, लेकिन ये अरबी भाषा में लिखा है। उस लेखक ने अरबी भाषा में लिखा है और इसका फारसी में अनुवाद नासिरुद्दीन कुबाचा के काल में। ये नासिरुद्दीन कुबाचा सिंध का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में, जो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। तो उसके शासनकाल में ये नासिरुद्दीन कुबाचा ने इसका फारसी में अनुवाद कराया था और अनुवाद करने वाला जो इतिहासकार था वो था मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी। ये जो रचना है इसमें सिंध का इतिहास पता चलता है, पूर्व मध्यकाल का जो सिंध था उसके बारे में पता चलता है, और 7वीं शताब्दी का जो सिंध में जो शूद्र वंश था उसके बारे में इस रचना में पता चलता है। और 7वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में जो ब्राह्मण मंत्री चाच ने जब गद्दी को हत्या लिया था और एक नई वंश की स्थापना की थी तो उसके बारे में पता चलता है। फिर चाच के बाद जो उसका बेटा है दाहिर, वो गद्दी पर बैठता है सिंध की 708 में, और 711-12 ईस्वी में अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करता है और दाहिर की जिसमें पराजय होती है। तो इस सिंध विजय का, अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जो सिंध विजय हुई थी उसका वर्णन भी इस रचना में मिलता है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत है ये सिंध के इतिहास को जानने का और जो अरबों की जो सिंध पर विजय है उसके इतिहास को भी जानने के लिए। नेक्स्ट हिस्टोरियन है अल-बरूनी। इसका जो जीवन काल है वो 972 से 1048 ईस्वी तक है। अल-बरूनी पहला मुस्लिम भारतविद था, इंडोलॉजिस्ट था, और ये 11वीं-12वीं शताब्दी के महानतम बुद्धिजीवियों में से एक था। इसको हम सर्वज्ञानी व्यक्ति भी कह सकते हैं अल-बरूनी को। बहुत सारे जो तमाम विषय थे, गणित, खगोल, ज्योतिष, इतिहास, विज्ञान, इन सब का ये ज्ञाता था। ये बेसिकली एक खीवा यानी ख्वारिज्म का रहने वाला था, और जब महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया था तो उसने ख्वारिज्म को जीता था और साथ में अल-बरूनी को भी एक तरह से उसने विजित कर लिया था और उसको वो लेकर अपने साथ आया था गजनी, लेकिन बाद में उसको उसने रिहा कर दिया था, मुक्त कर दिया था अल-बरूनी को। और महमूद गजनवी का जो 1018-19 का जो आक्रमण है भारत में, तो उसमें अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आता है। हालांकि वो स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में भारत में आता है। वो महमूद गजनवी का कोई दरबारी इतिहासकार, लेखक या कवि वो नहीं था, लेकिन महमूद गजनवी से उसने हमेशा सम्मान पाया। वो स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में आता है। और जब भारत में जो तुर्क आक्रमणकारी लूटपाट कर रहे थे तो वो बहुत चिंतन और बहुत क्षोभ की स्थिति में पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे अल-बरूनी, और उन्होंने भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया। उन्होंने संस्कृत भाषा को सीखा, उसका अध्ययन किया, भारत के बहुत सारे ग्रंथों का उसने अध्ययन किया। जो अल-बरूनी की जो रचना है तारीख उल हिंद, ये
अरबी भाषा में लिखी गई। अलबरूनी ने इसको अरबी भाषा में लिखा, किताबुल हिंद या तारीखुल हिंद को, और बाद में इसका फारसी में अनुवाद किया गया। ये जो ग्रंथ है ये महमूद गजनवी के समय के क्या जो भारत था उसकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति के विषय में बहुत प्रामाणिक प्राथमिक स्रोत है, अलबरूनी का ये ग्रंथ। और इस ग्रंथ में जो उस समय की जो सामाजिक धार्मिक जटिलताएं थी भारत की, उनका अलबरूनी वर्णन करता है। उसके अलावा जो भारत की जो राजनीतिक दशा थी, जो राजपूतों का जो सामंती शासन व्यवस्था थी, उसके बारे में भी पता चलता है। जो दुर्बलताएं थी, चाहे वो सैन्य दुर्बलता हो, चाहे वो सामाजिक और धार्मिक या राजनीतिक स्ट्रक्चर में जो दुर्बलताएं थी भारत की, उनका उसने जिक्र किया है। लेकिन साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण ये कि भारत के प्रति जो उसका दृष्टिकोण है वो बाकी मुस्लिम इतिहासकारों से अलग, वो बहुत सहानुभूतिपूर्ण दिखाई देता है। भारत के प्रति अलबरूनी का दृष्टिकोण तो बहुत महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है अलबरूनी का तारीखुल हिंद या किताबुल हिंद। नेक्स्ट प्रमुख इतिहासकार है उतबी, और इसकी रचना है तारीख यामिनी या किताबुल यामिनी। ये अरबी भाषा में लिखी गई रचना भी, और ये जो उतबी है ये महमूद गजनवी के निजी स्टाफ में था, कोई पेशेवर हिस्टोरियन ये नहीं था। तो इसीलिए जो इसकी रचना है तारीख यामिनी, उसमें ये तिथियों का कुछ अभाव मिलता है और कालक्रम के हिसाब से भी उतनी नहीं दिखाई देती। लेकिन ये सुबुक्तगीन के अधीन गजनवियों के उत्कर्ष और 1020 तक महमूद गजनवी के सैन्य अभियानों का वर्णन करती है। उतबी भारत में जो महमूद गजनवी के सैन्य अभियान है, काफिरों के खिलाफ सैन्य अभियान के रूप में वो महमूद गजनवी के इन अभियानों की काफ़ी तारीफ़ करता है, काफ़ी प्रशंसा करता है। महमूद गजनवी की वो खलीफा के सहायक के रूप में भी काफ़ी तारीफ़ करता है। तो एक तरह से महमूद गजनवी के पक्ष में उसका ये वर्णन दिखाई देता है। और ये जो अभियान है सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी के, उनकी दोनों की ये काफ़ी प्रशंसा अपनी किताब में करता है। अगला इतिहासकार है अबुल फजल बैहाकी, और उसकी रचना का नाम है तारीख बैहाकी। इस रचना में बैहाकी ने गजनवी शासकों का, जो गजनी के शासक थे, उनका 1059 ईस्वी तक का जो विस्तृत इतिहास है उसको 10 खंडों में उसने लिखा है। और इसमें उसने सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी का भी जिक्र किया है। विशेष रूप से उनके भारतीय अभियानों का उसने अपनी इस रचना में जिक्र किया है। अगला जो इतिहासकार है वो है हसन निजामी, और उसकी पुस्तक का नाम है ताजुल मासिर। ये जो ग्रंथ है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो रचना है इसमें दिल्ली सल्तनत के आरंभ का जो इतिहास है जानने का एक तरह से पहला ऐतिहासिक ब्यौरा है इस रचना में हमें मिलता है। ये जो किताब है मुख्य रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक के इतिहास का वर्णन करती है। 1205 में ऐबक के आदेश पर हसन निजामी ने इसका लेखन आरंभ किया था, और इस किताब में 1191-92 से, यानी उस समय से जब मोहम्मद गौरी तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है और दूसरी बार जीत के इरादे से वो भारत में आता है, भारत में प्रवेश करता है, तो वहाँ से शुरू होती है 1191-92 से, और 1206 ईस्वी तक की कुतुबुद्दीन ऐबक की जो सैन्य उपलब्धियां हैं उनका जिक्र इस किताब में होता है। फिर 1206 से 10 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक की स्वतंत्र शासक के रूप में वो संक्षेप में उसकी उपलब्धियों का जिक्र करती है ये रचना। और ये जो रचना है इसमें 1217 ईस्वी तक की सल्तनत काल की घटनाओं का वर्णन मिलता है, यानी कि इल्तुतमिश के वंश के 6ठे साल तक की रचना जाती है। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक के जस्ट बाद आराम शाह जो गद्दी पर बैठा था 1210 में, उसका जिक्र हसन निजामी की इस रचना ताजुल मासिर में नहीं मिलता है। हसन निजामी के बाद जो अगला दिल्ली सल्तनत का महत्वपूर्ण इतिहासकार है वो है मिन्हाजुस सिराज, और उसकी रचना है तबकात ए नासिरी। मिन्हाजुस सिराज ने 23 छोटे छोटे खंडों में इस्लामी जगत का बहुत विस्तृत इतिहास लिखा है, जिसका नाम उसने अपने शाही संरक्षक नासिरुद्दीन महमूद के नाम पर तबकात ए नासिरी रखा। ये नासिरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश के वंश का आखिरी सुल्तान था, और इसी के संरक्षण में इसने इस रचना को लिखा और कंप्लीट किया, और तबकात ए नासिरी नाम से इसको उसी के नाम पर इसको समर्पित किया अपनी रचना को। इस किताब में लेखक ने 1259 तक दिल्ली सल्तनत का वर्णन किया है,
और मुख्य रूप से इल्तुतमिश के वंश के इतिहास को अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो इल्तुतमिश के वंश के इतिहास को जानने का बहुत महत्वपूर्ण साधन है। रजिया के बारे में विशेष रूप से लिखता है, रजिया के पतन के बारे में बताता है और उसका जो मुख्य कारण है उसका वो स्त्री होना वो बताता है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये दिल्ली सल्तनत के इतिहास को जानने का और इल्तुतमिश के इतिहास को विशेष रूप से उसके वंश के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण साधन है। दिल्ली सल्तनत का नेक्स्ट जो इतिहासकार है वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हिंद इस्लामी संस्कृति का प्रतिनिधि भी कहते हैं। इनका जो जीवन काल है वो 1252 से 1325 तक है और इन्होंने बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक जो सभी जो सुल्तान थे उनके दरबारों की अमीर खुसरो ने शोभा बढ़ाई। इन्होंने हालांकि बहुत इनको पेशेवर हिस्टोरियन नहीं कहा जा सकता और ना ही वो इसका दावा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आधा दर्जन लगभग ऐतिहासिक उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं जिनमें गद्य में भी इतिहास लेखन उन्होंने किया और मसनवी भी उनकी दिखाई देती है। मसनवी जो पद्य रचनाएं हैं उनको मसनवी बोलते हैं, तो वो भी दिखाई देती हैं। अमीर खुसरो की जो मुख्य जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं अमीर खुसरो के, उनका मैं जिक्र कर देती हूँ, जिसमें सबसे पहले है किरानुस सादाइन। किरानुस सादाइन उनकी ऐतिहासिक मसनवी है जो 1289 में उन्होंने लिखी थी, 1289 में। और किरानुस सादैन में उन्होंने बुगरा खां जो बंगाल का गवर्नर था और बलबन का ये बेटा भी था, और कैकुबाद जो बलबन के बाद जो सुल्तान दिखाई देता है दिल्ली का, उनके बीच की उनकी जो वार्ता थी बाप बेटे की, तो उसका आंखों देखा वृतांत इसमें उन्होंने जिक्र किया है किरानुस सादैन में। दूसरी जो रचना है वो है मिफ्ताहुल फुतूह। मिफ्ताहुल फुतूह में जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का जिक्र है, 1291 में लिखी गई रचना। उसके बाद तीसरी रचना है खजाइनुल फुतूह। खजाइनुल फुतूह ऐतिहासिक गद्य रचना है। खजाइनुल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी के जो विजय अभियान है भारत में उनका पता चलता है। जो दक्कन के जो उसके अभियान है उनका भी विस्तृत वर्णन मिलता है, उत्तर भारत के अभियानों का वर्णन मिलता है। तो इन सब का जिक्र इसमें आता है खजाइनुल फुतूह में। उसके बाद जो अगली रचना है वो है देवल रानी खिज्र खानी। इस रचना का दूसरा नाम आशिका है, आशिका भी इस रचना को कहते थे। ये भी ऐतिहासिक मसनवी है। और देवल रानी खिज्र खानी में अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज्र खान और गुजरात के राणा करण की बेटी देवल देवी, देवल देवी जब वो देवगिरी से वापस कमला रानी के पास आ जाती है दिल्ली, जो अलाउद्दीन खिलजी की पटरानी बन चुकी थी और पहले रायकरण की पत्नी थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के बेटे और कमला रानी और रायकरण देव की बेटी देवल देवी की लव स्टोरी का वर्णन देवल रानी खिज्र खानी या आशिका में है। नेक्स्ट जो उसकी ऐतिहासिक रचना है वो है नूह सिफिर। नूह सिफिर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के वंश का जो बहुत अयोग्य, जो अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी था मुबारक शाह खिलजी, उसके शासन का वर्णन करती है। इसके बाद है तुगलकनामा। ये बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रचना है अमीर खुसरो की, और ये गयासुद्दीन तुगलक की खुसरो खान पर, नासिरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से जो सुल्तान बना था, तो उस पर विजय के बारे में बताती है। और गयासुद्दीन तुगलक एक तरह से सैन्य अभियानों का जिक्र करती है और उसके शासन के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत है गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल का। इसके अलावा अमीर खुसरो का एक संग्रह है इजाज-ए खुसरवी, और इस संग्रह में उसने जो अपने मित्रों को या मालिकों को जो पत्र लिखे थे उन सब का वो जो कागजात थे, जो निजी पत्र थे, तो उनका एक तरह से कलेक्शन है। उसके अलावा कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का भी कलेक्शन है। तो इसका ऐतिहासिक महत्व इस संग्रह का भी है जिसका नाम है इजाज-ए खुसरवी। अगला इतिहासकार है जियाउद्दीन बर्नी, जिसे दिल्ली सल्तनत का सबसे महान इतिहासकार कहा जाता है। इसकी दो रचनाएं दिल्ली सल्तनत के इतिहास को जानने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली रचना है तारीख-ए फिरोजशाही और दूसरी रचना है फतवा-ए जहांदारी। तारीख-ए फिरोजशाही बलबन के राज्यारोहण से शुरू होकर फिरोज तुगलक के शासन के छठे वर्ष में समाप्त हो जाती है, यानी 1265-66 से 1357 ईस्वी तक के दिल्ली सल्तनत के इतिहास को बयां करती है बर्नी की किताब तारीख-ए फिरोजशाही। और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये किताब फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का तीसरा सुल्तान था, उसको समर्पित है। बर्नी अपनी इस किताब में इतिहासकार को निष्पक्ष होना चाहिए ये बात कहता है, लेकिन वो खुद पूरी तरह से घटनाओं का वर्णन करने में निष्पक्ष नहीं दिखाई देता। कई जगह उसका वर्णन पूर्वाग्रह से ग्रसित दिखाई देता है। जो बलबन के रक्त रंजित जो अभियान थे, सैन्य अभियान हिंदू राजाओं के खिलाफ, तो उनका भी वो महिमा मंडन करते हुए दिखाई देता है।
और मोहम्मद तुगलक के समय के जो वृतांत थे उसमें भी उसने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। वो मोहम्मद तुगलक के संबंध में उसके प्रति वो दुराग्रह से प्रेरित दिखाई देता है। फिरोज तुगलक की बात करें तो उसके संबंध में भी उसका जो वर्णन है वो पक्षपातपूर्ण लगता है। वहाँ वो फिरोज तुगलक को खुश करने का प्रयत्न करता हुआ दिखाई देता है, कई बार दबाव में भी ऐसा लगता है कि उसने लिखा है। लेकिन इन सब के बावजूद बर्नी की जो किताब तारीख ए फिरोज शाही है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बहुत विस्तार से उसमें वर्णन है बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक के बीच में जो तमाम सुल्तान हैं, जो दिल्ली सल्तनत की घटनाएं हैं, तो उनका बहुत विस्तार से उसमें ब्यौरा दिया गया है। अब हम उसकी दूसरी रचना फतवा ए जहांदारी जो है इसकी बात करते हैं। फतवा ए जहांदारी को तारीख ए फिरोज शाही का पूरक माना जाता है। ये जो किताब है वो कई विषयों का वर्णन करती है। इसमें प्रशासक की शक्ति और उसके कार्य, अमीरों के विशेषाधिकार, राज्य की सुरक्षा के सिद्धांत, कानून और व्यवस्था की समस्या, धर्म, राजनीति, सेना की भूमिका, सुल्तान की गुप्तचर सेवाएं, तो इन सब के बारे में फतवाए जहांदारी से पता चलता है। तो इस दृष्टि से तारीख ए फिरोज शाही की पूरक हुई, जहाँ तारीख ए फिरोज शाही हमें बलबन से फिरोज शाह तुगलक तक के जो दिल्ली के जो सुल्तान थे सभी, तो उनकी आंतरिक नीति, सैन्य अभियान, प्रशासनिक उपलब्धियों, इन सब के बारे में बताती है। तो वहीं फतवाए जहांदारी से कानून और व्यवस्था और इस्लामी शासन के सिद्धांतों का पता चलता है। अब हम नेक्स्ट लिटरेरी सोर्स में बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही। ये अपनी आत्मकथा में फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा मानी जाती है, और इस अपनी आत्मकथा में वो अपने सैन्य अभियानों का विवरण देता है। सबसे बड़ी बात कि उसने अपनी असफलताओं को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की है इस रचना में। इसके साथ ही इस पुस्तक में फिरोज शाह के दयालु और उदार स्वभाव को भी बहुत अच्छे ढंग से पेश किया गया है। स्टूडेंट्स, एक और बात मैं इस पुस्तक के विषय में ऐड करना चाहूँगी कि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा नहीं है, यानी फिरोज शाह तुगलक ने इसे खुद नहीं लिखा, बल्कि इसे उसने लिखवाया था। अब हम अगली प्रमुख रचना पर आते हैं सल्तनत काल की, और वो है शम्स ए सिराज अफीक की तारीख ए फिरोज शाही। स्टूडेंट्स, इस बात पर आप ध्यान देना कि जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज अफीक दोनों की रचनाओं का नाम तारीख ए फिरोज शाही है, और दोनों ने ही अपनी रचनाएं फिरोज शाह तुगलक को समर्पित की हैं। शम्स ए सिराज अफीक फिरोज शाह तुगलक के दरबार का एक बहुत प्रमुख विद्वान था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये रचना फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद सामने आती है। तो हम इस बात को मान सकते हैं कि ये रचना जो है शम्स ए सिराज अफीक ने फिरोज शाह तुगलक को खुश करने के इरादे से कम नहीं लिखी। इसी वजह से जो अफीक की तारीख ए फिरोज शाही है, तो उसको हम फिरोज शाह तुगलक के समय का सबसे सही और प्रामाणिक एक तरह से किताब या ग्रंथ मान सकते हैं। अगली रचना है तैमूर की आत्मकथा तुजुक-ए तैमूरी। ये मूल रूप से जो तुर्की भाषा की जो एक शाखा कह सकते हैं, चगताई तुर्की भाषा में लिखी हुई मानी जाती है, और इसका शेर शाह के काल में अबू तालिब हुसैनी ने फारसी में अनुवाद किया था। ये तैमूर की आत्मकथा मानी जाती है। हालांकि ये जो किताब है ये तैमूर ने खुद नहीं लिखी थी, बल्कि उसने इसे अपने निर्देशन में, अपनी देखरेख में इसको लिखवाया था किसी और से। तो ये जो है तैमूर के जो एक तरह से अभियान थे, जो बहुत विध्वंसात्मक जो उसके जो अभियान थे, उनके बारे में उसने लिखा है। तो भारत के जो अभियान थे जाहिर है कि वो भी इसमें आते हैं। नेक्स्ट है मौलाना यज़दी की जफरनामा, जो मौलाना यज़दी इतिहासकार था। ये जो रचना है तैमूर की मृत्यु के लगभग 30 साल के बाद ये लिखी गई थी, और ये उसके सैन्य अभियानों का विवरण इस किताब में लिखा हुआ है। जो भारत में जो उसका आक्रमण हुआ उसका भी जिक्र जफरनामा में मिलता है। अगला प्रमुख ऐतिहासिक विवरण है यहया बिन अहमद सरहिंदी की किताब तारीख ए मुबारक शाही। ये सैयद वंश के इतिहास पर अब तक खोजा गया एकमात्र समकालीन स्रोत है। तारीख ए मुबारक शाही को यहया बिन अहमद सरहिंदी ने सैयद वंश के सुल्तान मुबारक शाह और उसके पूर्वजों की उपलब्धियों का उल्लेख करने के उद्देश्य से लिखा था। इसके बाद नेक्स्ट जो ऐतिहासिक विवरण है प्रमुख, वो है ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक इसामी की रचना फुतुह उस सलातीन।
ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के भारत के सैन्य अभियानों को जानने की दृष्टि से, दिल्ली सल्तनत के इतिहास को जानने की दृष्टि से और दक्षिण भारत में मुस्लिम जो साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य, उसके शुरुआती इतिहास को जानने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक ऐतिहासिक मसनवी है, यानी पद्य रचना है। इस पुस्तक को 1349-50 में 1349-50 में मोहम्मद तुगलक के काल में इसामी ने लिखा था। ये जो रचना है फुतुह उस सलातीन, ये दिल्ली के सुल्तानों का तो संक्षिप्त विवरण देती है, लेकिन ये विशेष रूप से उन परिस्थितियों का विवरण देती है जिनमें दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की नींव पड़ी। यानी मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के विघटन की जो परिस्थितियां थी उनका ये जिक्र करती है, क्योंकि इसी दौर में, इसी दिल्ली सल्तनत के विघटन के दौर में, मोहम्मद तुगलक के काल में दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इसकी जो रचना है, ये इसामी की रचना फुतुह उस सलातीन, ये बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन को खुश करने के उद्देश्य से लिखी गई थी, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि जब ये इसामी उत्तर भारत से दक्षिण भारत गया था तो अलाउद्दीन हसन ने ही इसको संरक्षण प्रदान किया था। एक और महत्वपूर्ण बात इस रचना के बारे में ये है कि ये रचना, इसामी की रचना फुतुह उस सलातीन, मोहम्मद तुगलक के विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारी देती है। ये मोहम्मद तुगलक की आलोचना करता है इसामी, और इसामी मोहम्मद तुगलक को इस्लामी जगत का सबसे बुद्धिमान मूर्ख बताता है। इस बात पर आप गौर करना, सबसे बुद्धिमान मूर्ख जो कहा जाता है मोहम्मद तुगलक के लिए, तो ये सबसे पहले जिसने इस बात को कहा वो उसका जो समकालीन था इसामी, उसने कहा था इस्लामी जगत का सबसे बुद्धिमान मूर्ख मोहम्मद तुगलक को। अगला इतिहासकार है ख्वांडा मीर या ख्वांद मीर, और इसकी दो प्रमुख रचनाएं हैं जो सल्तनत काल का विवरण देती हैं, हबीब उस सियार और खुलासात उल अखबार। ये इसको बाबर और हुमायूं का संरक्षण मिलता है, लेकिन इसकी रचनाओं से हमें सल्तनत काल का विवरण भी मिलता है महत्वपूर्ण, और गजनवी और गौरियों के अभियानों के बारे में भी पता चलता है। जो पहली रचना है हबीब उस सियार, ये तुगलकों को छोड़कर दिल्ली के सभी सुल्तानों के शासन का विवरण देती है रचना। जो दूसरी रचना है खुलासात उल अखबार, तो ये रचना में ये 1528 तक का विवरण देती है। 1526 में दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और उसके बाद के 2 वर्ष भी इसमें हैं। इस रचना में गजनवियों, गौरियों और दिल्ली के सुल्तानों से संबंधित जो विवरण है वो हमको मिलता है। उसके बाद अगली जो रचना है वो है अहमद यादगार की तारीख ए सलातीन ए अफगाना। ये भी रचना, ये मुगल कालीन, ये भी इतिहासकार था और अकबर के शासनकाल के दौरान ये रचना लिखी गई थी। तो ये लोदी और सूर वंश के उत्थान और पतन पर प्रकाश डालती है। तो लोदियों के इतिहास के बारे में इससे पता चलता है अहमद यादगार की इस रचना से। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण मुस्लिम इतिहासकार हैं जिनसे दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में पता चलता है और तुर्क आक्रमणों के बारे में पता चलता है। ये कुछ मुख्य जो इतिहासकार थे जिनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। फ़ख्र मुदव्विर है, आइडुल मुल्क मुल्तानी है, तो इस तरह के बहुत सारे इतिहासकार हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं जो इस दौर की जो विदेशी यात्री थे उनका जो ऐतिहासिक वृत्तांत है उसके बारे में बताऊंगी। जो स्वदेशी साहित्य है जो संस्कृत और हिंदी भाषा में लिखा गया और उसके बारे में बताऊंगी। और उसके अलावा फिर जो नेक्स्ट वीडियो में मैं पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बताऊंगी।